मिस कैथरीन मेयू की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से दुनिया के सामने भारत जो है एक अनपढ़ देश के तौर पर जाना जाता है और इस अनपढ़ता के पीछे कहीं भी ब्रिटिश सरकार का कोई हाथ नहीं है। वो लोगों को शिक्षित करना चाहती है, लेकिन यहाँ के भद्र पुरुष जो हैं वो इंटेंशनली देश की आधी आबादी कहे जाने वाली स्त्रियां और एक चौथाई आबादी अछूतों की वो जानबूझकर इंटेंशनली अशिक्षित रखना चाहते हैं ताकि उनके अधिकारों का हनन कर सके। और यहाँ पर खिल्ली उड़ाते हुए कैथरीन कहती हैं कि जो अपने देशवासियों और अपनी औरतों को खुद गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं अनपढ़ता के चलते, वो यहाँ पर स्वराज की मांग करते हैं किस हक से। और साथ ही हमने जाना यहाँ के भद्र पुरुषों की मानसिकता, मेंटेलिटी औरतों के प्रति कि यदि औरतें बाहर जाकर शिक्षिकाओं के तौर पर या किसी भी तरीके से काम करेंगी तो उनको वे पतित मानते हैं, एक जैसे कहते हैं ना चालू भाषा में माल समझते हैं जिनके ऊपर कोई भी हाथ साफ कर सकता है। ये तो हुई आजादी से पहले की बात, और आजादी मिलने के बाद भी कौन सा अच्छी हालत में हैं औरतें। लेटेस्ट वीडियो मणिपुर से कुकी स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाना और उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी करने का अपसेटिंग वीडियो ये आजाद भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रख रहा है। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जब तक गांव में शिक्षिकाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे और उनके साथ प्रौढ़ तथा निकट संबंधियों का रहना सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक स्त्रियों को शिक्षक बनाना अपेक्षाकृत व्यर्थ और क्रूर भी होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने व्यापक सर्वे के बाद यह निष्कर्ष निकाला था। फुटनोट 8, कलकत्ता यूनिवर्सिटी रिपोर्ट वॉल्यूम 2 इन रोमन नंबर्स, पार्ट 1 इन रोमन नंबर्स, पेज 9। और ब्रिटिश भारत के बारे में एक जांच में शामिल लोगों में एक YMCA के भारतीय अध्यक्ष मिस्टर कांकरायन टी पॉल अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं फुटनोट 9, विलेज एजुकेशन इन इंडिया, द रिपोर्ट ऑफ अ कमीशन of inquiry, Oxford University Press 1922, पेज 98। अब वे लिखते हैं, शिक्षिकाओं की पर्याप्त उपलब्धता के रास्ते में सामाजिक बाधाएं कितनी उग्र हैं इसे सब अच्छी तरह जानते हैं और ये देश के हित के अत्यंत खिलाफ है। गांव में चलने वाले प्राथमिक स्कूलों का सारा कार्य वास्तव में स्त्रियों का ही कार्य है, पर सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी अकेली स्त्री इसे नहीं कर सकती। अगर विशाल सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है तो शिक्षिकाओं के अभाव के चलते ये कार्य अत्यंत मुश्किल है। तो यहाँ पर वे एक विशाल सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना क्रांतिकारी परिवर्तन। जब तक हम लोग अपनी सोच में नहीं लाएंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। और औरतें जो हैं वो स्वाभाविक रूप से शिक्षिकाएं होती हैं। कहते हैं ना कि किसी बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका जो होती है वो उसकी माँ होती है, तो ये उनमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। इसी के चलते औरतें जो हैं एक अच्छी शिक्षिका साबित हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अनपढ़ रखा जाता है। और इसी पुस्तक में पहले के चैप्टर्स में कैथरीन बता चुकी हैं कि हमारी भारतीय महिलाओं के पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए कोई नैतिक शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि वे खुद भी अनपढ़ हैं। इन परिस्थितियों में अगर कोई महिला शिक्षिका बनना चाहती है तो उसकी सामाजिक निंदा होगी, इतना तो तय है। और यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हैं माता सावित्रीबाई फुले का। वे जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उनको तरह तरह की बातें बोला करते थे, गलत भाषा का उनके लिए प्रयोग किया करते थे। भारतीय सामाजिक स्थितियों से लंबे समय से गहराई से जुड़े एक लेखक लिखते हैं फुटनोट 10, सेंसस ऑफ इंडिया EAH CIE OBE ICS 1911, वॉल्यूम 15 इन रोमन नंबर, पेज 260 एंड 261। अब वे क्या कह रहे हैं इसको जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि लोगों में ये समझ है कि देश इस पेशे में शीलवान स्त्रियों आने की कोशिश नहीं कर सकती। प्रथम दृष्टया ये तो जानना कठिन है कि ऐसी सोच किस तरह बनी, परंतु इसके समर्थन में भारतीय दलील का आधार संभवतः इस कारण है कि स्त्री के जीवन का उद्देश्य ही यहाँ विवाह करना होता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो गृहस्थी के कार्य उसको पढ़ने पढ़ाने से रोक देते हैं। यदि वे पढ़ाने जाएगी तो गृहस्थी के कार्य नहीं कर सकती है और उन पर ध्यान भी नहीं देगी।
यदि उसे गृहस्थी के कामों को नहीं करना है तो उसे अविवाहित रहना होगा, किंतु अविवाहित स्त्रियां विवाहित स्त्रियों से बेहतर नहीं हैं। फुटनोट 11, सेंसस ऑफ इंडिया 1911, वॉल्यूम 15 इन रोमन नंबर्स, पेज 229। ये कहना सुरक्षित है कि 17 और 18 वर्ष की आयु के पश्चात कोई लड़की अविवाहित नहीं रहती, सिवाय वेश्याओं के या उनके जो कुष्ठ अथवा अंधता के रोग से ग्रसित हैं। 20 वर्ष में वास्तविक अविवाहिताओं की संख्या बहुत कम है और कोई वृद्ध कुमारी तो विरला घटना ही है। आयु के ये आंकड़े मुस्लिम स्त्रियों, अल्प ईसाई और ब्रह्मो समाज तत्व को शामिल करने के लिए ज्यादा प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें विवाह हिंदू बहुमत की अपेक्षा बाद में होते हैं। तो हिंदुओं को छोड़कर बाकी मुस्लिम हो, ईसाई हो या ब्रह्मो समाज हो, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई देता है। जहां हिंदू जो है वो 8-9 साल तक अपनी बेटियों को हर हालत में ब्याह देते हैं, वहीं दूसरे धर्मों में ब्याहने की उम्र जो है वो 17-18 तक भी है, जो एक परिपक्व उम्र ही कही जाएगी। यदि वे अपनी गृहस्थी के दायित्वों की उपेक्षा करती है तो वे दायित्व निभाने वाली स्त्रियों की अपेक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये बात तो तय है कि ये जो टेंडेंसी है ये जानबूझकर डेवलप की गई है औरतों को दबाने के लिए। औरतें जो हैं भारतीय संदर्भों में घरों का कंफर्ट जोन होती हैं। कोई भी इस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। यदि औरतें बाहर जाकर काम करेंगी तो यकीनन घर के काम काज को वे उस सुचारू रूप से शायद न कर सके जिसे वो घर के अंदर रहकर कर सकती हैं। इस दलील से भारत की उन 2,68,00,000 विधवाओं को इस कार्य में लगाने की संभावना बनती है, जिन्हें उनके मनहूस मठ से बाहर निकालकर सुखद सृजनात्मक कार्य में लगाने का प्रारूप बनाया गया है। इस तरह के एक प्रस्ताव की संभावना पर वस्तुतः विचार हुआ है। कुछ प्रयास भी इस दिशा में जारी हैं और विधवाओं की एक निश्चित संख्या को प्रशिक्षित भी किया गया है। तो विधवाएं जिनकी हालत ऑलरेडी समाज में बहुत बदतर मानी जाती है, उनको इस कार्य के लिए चुना जाता है, किंतु फिर भी उनकी उपयोगिता में रूढ़िवादी संप्रदाय के इस धार्मिक विश्वास के कारण की दुर्भाग्य और अनिष्ट विधवा के जन्मजात गुण हैं, प्रायः निषेधात्मक बाधाएं हैं। किंतु जैसा कि एक अधिकारी विद्वान ने पूर्व में उद्धृत किया है, फुटनोट 12, द एजुकेशन ऑफ इंडिया, आर्थर मेहयू, पेज 268, एक अत्यंत गंभीर विरोध उन स्त्रियों की सुरक्षा का है जो पारिवारिक दायरे से बाहर काम करती हैं, लेकिन मिशन के आवासों और स्कूलों में ही सतर्क देखरेख के अंतर्गत वे काम कर सकती हैं, जहां उनके खिलाफ किसी भी तरह के अपराध या दुर्व्यवहार की कोई आशंका नहीं होती। इस आम आंदोलन में विधवाओं की भूमिका गौण हो सकती है। दूसरे शब्दों में, युवा विधवा स्कूल शिक्षिका को गांव में उसी शैतानी लोग, उसी दबाव और दिखावे की शिष्टता के पीछे निंदा का सामना करना पड़ता है जिससे कोई भी अकेली लड़की जूझती है। मतलब सामने सामने तो औरतों की तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बैक बाइटिंग करेंगे, उनकी निंदा करेंगे। इस प्रकार आज शिक्षण कार्य को एक सामाजिक पतन के रूप में देखे जाने की मानसिकता का और भी विस्तार हो गया है। जैसा कि एक भारतीय लेखक लिखता है, फुटनोट 13, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, सर एम विश्वरैया, लंदन P.S. किंग एंड सन्स, 1920, पेज 243। यह मानसिकता उन स्त्रियों के विरुद्ध है जो आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं और वे उनके लिए गृह पत्नी की अपेक्षा किसी भी अन्य जीविका को असंभव बना देती है। किंतु फिर भी नियम के अपने अपवाद हैं। वर्ष 1922 में ब्रिटिश भारत की 12,35,00,000 महिलाओं में से 4,379 महिलाएं शिक्षण प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, पर इनमें से लगभग आधी 2050 स्त्रियां भारतीय ईसाई समुदाय की थीं। फुटनोट 14, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 to 1922, वॉल्यूम 2 इन रोमन नंबर्स, पेज 14 and 15। यद्यपि प्रशिक्षण लेने वाला ये समूह कुल आबादी का केवल 1.5% ही है और अत्यधिक रूप से इन थोड़े में से भी कुछ ही हैं जो शिक्षित होकर अपने देश की महान आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेवा करती हैं। एक पेशेवर शिक्षक कहते हैं, फुटनोट 15,
क्विनक्वेलेनियल रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन इंटर्न आसाम एंड बंगाल। ये सर्वविदित है कि ईसाई तथा ब्रह्मों की अपेक्षा अच्छे घरों की भारतीय स्त्रियों को शिक्षिका के पेशे में प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित करना अत्यंत कठिन कार्य है। प्रशिक्षण प्राप्त स्त्रियों में से भी अधिकांश जरूरत की तरह जाने से इनकार कर देती हैं। तो यहाँ के भारतीय पुरुषों की मानसिकता के चलते ही स्त्रियां जो हैं वो ज्यादातर दूसरी जरूरतमंद इलाकों पर जाने से मना कर देती थी, खास तौर से गांव देहात के इलाकों में, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती थी। संयोग से मैं महिला प्रशिक्षण स्कूलों का निरीक्षण करने से पूर्व भारतीय ग्रामीण जीवन को काफी कुछ नजदीक से देख चुकी थी। इसलिए जब मुझसे ये अवसर मिला तो मेरे मस्तिष्क में राष्ट्र की सेवा के लिए किसी भी योजना में ग्रामीण आवश्यकता को ज्यादा महत्व देने के उद्देश्य से ग्रामीण जीवन की स्थितियां ताजा हो गई थी। मैंने एक छात्र से पूछा, अब ये जो कन्वर्सेशन है यहाँ पर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक छात्र से पूछा, तुम किस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण ले रहे हो? शिक्षक बनने के लिए, उसने सामान्य उत्तर दिया। क्या तुम गांव में जाकर पढ़ाओगे? मैंने फिर पूछा। ओह बिल्कुल नहीं, जैसे ये नासमझी वाला अजीब प्रश्न हो। तब गांव के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? मैंने फिर पूछा। ओह ये काम तो सरकार को देखना चाहिए, उसने कहा। और सरकार बिना शिक्षकों के ये काम कर लेगी? हम नहीं बता सकते, सरकार को प्रबंध करना चाहिए, उसने कहा। तो ये कन्वर्सेशन है एक ऐसे बच्चे की जो टीचर बनना चाहता है लेकिन गांव में जाकर पढ़ाना नहीं चाहता है। उसे लगता है सरकार की ये जिम्मेदारी है। और कैथरीन बिल्कुल सही कहती हैं कि सरकार क्या बिना शिक्षकों की जिम्मेदारी को उठा सकेगी? स्पष्ट रूप से न तो वे स्वयं इसे अपना कर्तव्य समझता है और न अपने लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करता है। सचमुच उसकी मानसिक विरासत में ऐसी भावनाओं का कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि आत्मरक्षा की मानवीय प्रवृत्ति अवचेतन रूप से उसके विचार के क्षेत्र को पार करने से स्वतंत्र जीवन की धारणा को वर्जित कर देती है। तो मतलब हजारों साल से जो इनकी सोच है औरतों और अछूतों को दबाने की, उनको शिक्षा से महरूम रखने की, वो यहाँ पर हावी हो जाती है कि शिक्षक बनना चाहता है लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। इसे बाकियों को शिक्षित करना है, इस बात से इसे कोई मतलब नहीं है ऐसे छात्रों को। तब इस मामले में अनेक व्यक्तियों जैसे मिस्टर जिन्ना और लाला लाजपत राय, फुटनोट 16, वही पृष्ठ 199। तो ये जब अलग टॉपिक हम आएगा पेज नंबर 199 पे, टॉपिक है पवित्र गाय। उस समय हम इस पेज पे जो भी फुटनोट है उसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि पेज नंबर 169 में जब फिलीपींस और भारत का कंपैरेटिव एनालिसिस कैथरीन प्रस्तुत कर रही थी, तब वे कहती हैं कि पेज नंबर विलेज इन एजुकेशन जो है वो पेज नंबर 176 में हम पढ़ेंगे। तो यही सारा है जो मैं पढ़ रही हूँ, जिसका हवाला जो है 169 पेज पर पहले कैथरीन दे चुकी हैं। के विचारों में अधिक से अधिक वर्ग भेद दिखाई देगा, जो उनके भयंकर विश्व वृक्ष की जड़ और तने की अपेक्षा टहनी पत्तों से संबंधित है। अब उस ग्रामीण पर आते हैं जो खुद किसान है, जो रैयत कहलाता है। किसी को भी वे सामान्यतः मिल जाता है, परंतु गांव के स्कूल से उसका संबंध नगण्य हो जाता है। तो अगेन ये एक और उदाहरण है जो कैथरीन यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है कि सरकार इन्हें खींचकर स्कूलों तक लेकर आती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के चक्कर में ये लोग स्कूलों से किस तरह नदारद हो जाते हैं। जब जब उसका लड़का उसके लिए उपयोगी हो सकता है, पशुओं की रखवाली या छिटपुट काम करने के लिए वे बेधड़क उसे कक्षा से उठा ले जाता है, जिससे स्कूल में उपस्थित के मामले में एक पूर्ण अस्थिरता पैदा हो जाती है। रैयत प्रायः गरीब होते हैं जो बच्चों की सहायता के बिना अपने छोटे परिवार को जीवित नहीं रख सकते। वे अर्थात रैयत इसी तरह उपार्जन कर सकते हैं। बीमारी, गेंडुए, मलेरिया और जन्मजात दुर्बलता भी उनको स्कूल जाने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाती है। यही नहीं, बहुधा गांव का ज्योतिष भी, जिसकी सत्ता हमेशा अंतिम होती है, बच्चे की जन्मपत्री में स्कूल जाने के लिए अशुभ काल का खुलासा करता है। और जो भी हो, भारतीय किसान सभी देशों में ठेठ किसान की तरह नव विचारों के प्रति संदेहवाही होते हैं। उसके पुरखे भी निरक्षर थे।
तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कैथरीन कह रही हैं कि क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं इनको अनपढ़ रखने के लिए। एक तो बीमारी के चलते इन लोगों का अंधविश्वास होता है कि देवी का प्रसाद खा लेंगे या वो जो गंदे नाली का पानी पुजारी जी के चरण धोकर निकलता है उसको पी लेने से इनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं अंधविश्वास के चलते। और जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि पंडे पुजारियों की जो आम पकड़ है जनता के ऊपर, उससे पता चलता है कि ये लोग कितने शक्तिशाली हैं सोच के मामले में। और यहाँ पर भी उनकी सोच काम करती है। उल्टी सीधी जन्मपत्री बनाकर भविष्य का डर दिखा दिया जाता है इन लोगों को कि अपने बच्चों को तो आप भेज ही नहीं सकते स्कूल कॉलेज, इनके तो जन्मपत्री में पढ़ने लिखने का योग ही नहीं है। तो कितने तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए वह स्वयं भी निरक्षर रहता है। फुटनोट 17। सरकार के ग्रामीण सरकारी ऋण आंदोलन के संबंध में प्रौढ़ शिक्षा अब पंजाब के खेतीहर किसानों में काम कर रहा है। लेकिन यहां पर भी एक कहावत जोड़ देते हैं लोग कि बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा। इसीलिए उसे कौन बताएगा कि अक्षरों का ज्ञान अच्छा होता है। क्या अक्षरों का ज्ञान लड़के को एक अच्छा दुकानदार बनाएगा या एक कुशल दस्तकार। स्कूली पाठ्यक्रम व्यावहारिक रूप से पर्याप्त नहीं है। बहुत से अंग्रेज इसे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रैयत को ही देखें, अगर उसका लड़का अच्छी पढ़ाई कर लेगा तो जमीन उसके लिए ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी। इस बारे में भी मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि पढ़ लिख कर किसान जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जमीन की भी देखभाल कर सकता है, बीजों का सिलेक्शन कर सकता है और कौन सी सरकार उसे चुननी है ये भी समझ सकता है। और जैसा कि एक हिंदू लेखक सर मिस्टर विश्वेश्वरैया सरकार पर यह आरोप लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि वे भारत को पराधीन बनाए रखने के लिए आर्थिक शिक्षा को बदसूरत बना रही है। फुटनोट 18 रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया पेज 258। तो इस तरह के पढ़े लिखे भद्र पुरुषों ने हमेशा ही सरकार की बुराई करी है। सरकार के सामाजिक उत्थान के लिए किए जाने वाले कामों को इन्होंने हमेशा डिस्करेज किया है अपनी राइटिंग्स में। मिस्टर कंकारियन टी पॉल समिति अपनी भारत व्यापी निरीक्षण पर आधारित रिपोर्ट में भिन्न साक्ष्य देते हुए कहती है। फुटनोट 19 विलेज एजुकेशन इन इंडिया पेज 20। अक्सर ये माना जाता है कि ग्रामीण स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा निम्न कोटि की होती है जो व्यावहारिक रूप से पर्याप्त नहीं है। किंतु अनेक मामलों में अभिभावक का विरोध ठीक विपरीत होता है। वह अपने बेटे को कृषि पढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहता। कुछ अंश तक उसे लगता है कि वह इस विषय में शिक्षक से ज्यादा जानता है। तो ये यहाँ के लोगों की दिक्कत है। जो लोग पढ़ लिख कर आते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, वो यहाँ के किसानों को शिक्षित करना चाहते हैं। तो किसान सोचते हैं कि हमें तो टीचर से ज्यादा मालूम है, ये हमें क्या सिखाएंगे, हम तो किसान ही कर करके बड़े हुए हैं। क्योंकि उस वक्त उसकी इच्छा यह रहती है कि उसके बेटे को शिक्षक या क्लर्क बनना चाहिए। यदि उसे पता चलता है कि इस तरह पढ़ने से उन्नति मिलना असंभव है तो शिक्षा के लिए उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। इस तरह वे शिक्षा के मानसिक और आध्यात्मिक मूल्य से अनभिज्ञ है। तो किसानों का शिक्षित होना क्यों इतना जरूरी है। और यहाँ पर एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, गांधी जो है वो कहते हैं कि यदि किसान पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी खुशी में क्या इजाफा होगा। यही इजाफा होगा जो यहाँ पर कैथरीन कह रही हैं कि जमीन की असली जो कीमत है वो समझने लगेंगे। मॉडर्न टूल्स क्या होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके जरिए। ये अधिकृत रिपोर्ट आगे कहती है, इस आरंभिक चरण में पाठ्यक्रम में एक ऐसा परिवर्तन है जिससे स्कूल की क्षमता या स्कूल उपस्थित में वृद्धि प्रभावित होने नहीं जा रही है, परंतु इससे शिक्षकों की योग्यता और कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं, लेकिन आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा और भारतीय पुरुषों की मानसिकता किस कदर घृणित है इस बारे में भी मंथन जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।